आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल चुकाएगा अपने जुर्मों का हिसाब, ईरान और हिजबुल्लाह ने दी आखिरी चेतावनी। वक्फ बिल पर पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में तीखी बहस, मेधा कुलकर्णी ने फैजान मुस्तफा से की माफी की मांग। अमित शाह ने वक्फ बिल नाफिज करने पर दिया बयान, ओवैसी और संजय सिंह ने शाह पर उठाए सवाल। मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान बोलकर फंस गए जज, सुप्रीम कोर्ट ने लिया जज के खिलाफ बड़ा एक्शन। साबिक कांग्रेस एमएलए आसिफ खान समेत 3 मुलजिम बरी, तशद्दुद और जायदाद को नुकसान पहुँचाने का था मामला। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा मोदी को शेख खानदान का शुक्रगुजार होना चाहिए। हरिद्वार में मस्जिद पर चला बुलडोजर, गैर मुस्लिम तंजीम की शिकायत पर हुई कार्रवाई। दिल्ली हुकूमत की नई काबीना की तस्वीर साफ, कल आतिशी के साथ 5 वजीर लेंगे हलफ। टीडीपी का दावा तिरुपति के प्रसाद में था एनिमल फैट। वाईएसआर कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची, मंदिर ने जांच कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक, सुप्रीम कोर्ट की आईटी टीम ने एनआईसी से मांगी मदद। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी जंग ने नया रुख ले लिया है। पहले गजा की हिमायत में उतरी लेबनान की रेजिस्टेंस आर्मी इजराइल के खिलाफ मैदान जंग में थी, लेकिन अब इजराइल ने लेबनान पर जो पेजर अटैक किया है उससे इन दोनों के दरमियान की कशीदगी मजीद बढ़ गई है। अपने कई लड़ाकों को खोने के बाद हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह ने इजराइल को खुली चेतावनी दे डाली है। इसके अलावा ईरान ने भी इजराइल को चेताते हुए इजराइल को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। गजा में मासूम लोगों की खूनरेज़ी का सिलसिला तो लगातार जारी ही है, लेकिन इसके अलावा पहले ईरान में हमास लीडर इस्माइल हानी का कत्ल और फिर अब लेबनान में 2 दिनों तक किए गए पेजर अटैक, ये सब भी इजराइल के जुर्मों की फहरिस्त में शामिल होते जा रहे हैं। इसका हिसाब इजराइल को जल्द ही देना होगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला करके अपनी मौत को खुद दावत दे दी है। अल-मयादीन की खबर के मुताबिक हसन नसरल्लाह ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही इजरायली जमीन को इजरायली हुक्काम के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। नसरल्लाह ने नॉर्थ फ्रंट पर जोर देते हुए कहा कि दुश्मन की जानिब से नॉर्थ फ्रंट की सूरत हाल को इजराइल की पहली तारीखी शिकस्त करार देना हमारी तासीर का सबूत है। नसरल्लाह ने मजीद कहा कि दुश्मनों ने नॉर्थ फ्रंट को खोने का एतराफ़ किया है और नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट को इस नॉर्थ फ्रंट पर होने वाली परेशानी का हल ढूंढने पर मजबूर किया है। वहीं नसरल्लाह ने खबरदार करते हुए कहा कि इजराइल जो कुछ भी नॉर्थ फ्रंट पर कर रहा है उसका खमियाजा उसकी खुद की आवाम को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो इस इलाके से नकल मकानी कर जाएंगे और फिर उन लोगों की वापसी के इम्कानात कम होंगे, जिससे इसकी आवाम ही परेशान होगी। उन्होंने गजा, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन की हिमायत का अज़्म करते हुए इस बात का ऐलान किया कि वो और उनके लड़ाके इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दुश्मन को उनके नापाक मंसूबों में कामयाबी हासिल न हो। उधर ईरान ने भी इजराइल को चेताते हुए कहा कि उसे जल्द ही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से तगड़ा जवाब मिलेगा और हम इस खूंखार और मुजरिम हुकूमत की तबाही का नजारा देखेंगे। दोनों महाजों पर लड़ रहा इजराइल दिन ब दिन अपनी फौजी खोते जा रहा है और कल ही के हमलों में उसने फिर अपने 2 जवान खोए हैं। वहीं ईरान भी लगातार इजराइल को चेता रहा है, लेकिन अभी तक उसने कोई हमला नहीं किया है। देखना ये होगा कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो क्या इजराइल वाकई इस काबिल रह जाएगा कि वो सभी महाजों पर जंग जारी रख सके या फिर अपनी हार तस्लीम कर लेगा। वक्फ बिल पर जेपीसी की मीटिंग में एक बार फिर हंगामा हुआ। मालूमात के मुताबिक मीटिंग में 2 मेंबरान के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। बता दें कि मेधा कुलकर्णी जब फैजान मुस्तफा से वजाहत मांग रही थी तब हंगामा हुआ। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर पार्लियामानी मुश्तरका कमेटी की बैठक में हंगामा थम नहीं रहा था। बिल को लेकर जेपीसी की जुमेरात के दिन हुई बैठक में 2 अरकान के बीच उस समय तीखी बहस हुई जब कमेटी प्रस्तावित कानून पर एक लीगल एक्सपर्ट की राय सुन रही थी। सोर्सेज ने इस बात की मालूमात दी। सोर्सेज ने बताया कि बीजेपी मेंबर मेघा कुलकर्णी कमेटी के सामने पेश हुई लीगल एक्सपर्ट फैजान मुस्तफा से वक्फ गवर्निंग काउंसिल के स्ट्रक्चर पर सवाल पूछ रही थी और इसी दौरान खूब हंगामा हुआ। आपको बता दें कि अपोजिशन के एक राज्यसभा मेंबर की ओर से की गई कुछ बातों को लेकर बैठक में नोकझोंक हुई। कुलकर्णी ने अपोजिशन मेंबर से माफी की मांग की, जिसे अपोजिशन मेंबर ने फौरन नहीं माना। हालांकि बाद में अपोजिशन मेंबर ने कमेटी के सदर जगदम्बिका पाल और बीजेपी मेंबर अपराजिता सारंगी की प्रेजेंस में कुलकर्णी से रिग्रेट एक्सप्रेस किया, यानी कि उन्होंने उनसे माफी मांगी। सोर्सेज का कहना है कि कुलकर्णी ने इस बात पर जोर दिया कि माफी कमेटी की मीटिंग के दौरान मांगी जाए, जहां मुबैना तौर पर तकलीफ दे तफसीरी की गई थी। आपको बता दें कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल रोबोट के रिप्रेजेंटेटिव भी कमेटी के सामने पेश हुए। सोर्सेज ने बताया कि पसमानदा मुस्लिम महाज के रिप्रेजेंटेटिव ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इससे पिछड़े वर्गों के मुसलमानों को
फायदा होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव ने बिल का विरोध किया और इसे मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स के खिलाफ बताया। तो वहीं वक्त तरमीमी बिल को लेकर जेपीसी की 5वीं बैठक हुई। इसमें असदुद्दीन ओवैसी और संजय सिंह ने मरकजी वजीर अमित शाह के बयान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मामला जेपीसी में है तो फिर शाह बाहर बयान क्यों दे रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज ने अपनी बात रखी। महाज ने बिल को जायज बताया। इसमें AIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह ने वज़ाइर दाखिला अमित शाह के बयान पर सवाल खड़े किए। दोनों नेताओं ने कहा कि जब मामला जेपीसी में है तो फिर गृह मंत्री वक्फ तरमीमी बिल पर क्यों अपना बाहर बयान दे रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि अमित शाह पार्लिमानी कमेटी पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक में दोनों MPs ने कहा कि उन्हें इस बात का राइट नहीं है, जब एक मामले में जेपीसी बनी हुई है तो वो इस तरह के बयान दें। बैठक में सुबह लंच से पहले पटना की चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफ़ा ने अपनी बात रखी। उन्होंने वक्फ बाय यूज़र और वक्फ ट्रिब्यूनल का सपोर्ट किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बोर्ड के सदर मौलाना सैफुल्लाह रहमानी, कासिम रसूल इलियास और एडवोकेट शमशाद समेत 5 लोगों ने अपने ख्याल रखे। शमशाद ने सबसे ज़्यादा दलीलें पेश की। बोर्ड ने 200 पन्नों की एक रिपोर्ट जेपीसी के सामने पेश की। कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज मुस्लिम इलाके पर किए गए अपने तबसरे की वजह से मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल उन्होंने अपने बयान में मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान बोला था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में एक समाअत के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज ने मुस्लिम इलाके को लेकर मुतनाज़ा रिमार्क्स दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब खुद नोटिस लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट तलब की है। वायरल वीडियो में कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस वैद्यव्यासाचार्य श्रीशानंद को बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियती इलाके को पाकिस्तान कहते हुए सुना जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 जजों की बेंच ने इंसाफी मर्यादा बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है। बेंच ने कहा कि चूंकि सोशल मीडिया फ़आल तौर पर अदालती कार्रवाइयों की निगरानी और तशहीर कर रहा है, ये यकीनी बनाना जरूरी है कि तबसरे अदालती तवक्को के मुताबिक हों। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के जरिए अदालती कार्रवाई के दौरान किए गए तबसरों की मीडिया रिपोर्ट्स पर तवज्जो मबजूल कराई गई है। उन्होंने कहा, हम कर्नाटक हाईकोर्ट से गुजारिश करते हैं कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एक रिपोर्ट इस पर जल्द ही पेश करें। दिल्ली की एक अदालत ने 2010 के दंगों के मामले में कांग्रेस के साबिक MLA आसिफ मोहम्मद खान और 7 दीगर लोगों को बरी कर दिया है। बता दें कि ये मामला जामिया नगर थाने में दर्ज किया गया था। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि उन पर इल्ज़ाम था कि इन लोगों ने हंगामा आराई की और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया था। अदालत ने कहा कि मुलज़मान के खिलाफ काफ़ी सबूत नहीं मिले हैं। एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट तानिया बामनियाल ने तमाम मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। आसिफ मोहम्मद खान के अलावा जिन मुलज़मान को बरी किया गया है उनमें अकील अहमद, जावेद निसार खान, मुकरम आगा उर्फ मकी, नवाब अहमद सिराज और वहाब शामिल हैं। इन मुलज़मान के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें कि वाक़या 14 मार्च 2010 को पेश आया था, जब ओखले के उस वक्त के MLA आसिफ मोहम्मद खान ने अपने 150-200 हामियों के साथ नगर थाना पहुंचकर उस वक्त के राज्यसभा मेंबर परवेज हाशमी के खिलाफ नारेबाजी की थी। आसिफ मोहम्मद खान अपने 3-4 हामियों के साथ थाने में दाखिल हुए थे और उन्होंने FIR दर्ज कराई थी। मुलज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था, जब उनकी शिकायत ये लिखी जा रही थी कि रात 11:20 पर परवेज हाशमी अपने कुछ हामियों के साथ वहां पहुंचे। अदालत ने कहा कि बेंच मुलज़मान को माकूल शक और शुबह से बालातर साबित करने में नाकाम रही है, इसलिए मुलज़मान गिरफ्तार थे, लेकिन अब ज्यादा सबूत न मिलने पर तमाम मुलज़मान को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के साबिक CM और PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि PM नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की आवाम को कश्मीर के अब्दुल्ला खानदान का शुक्रगुजार रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा ये मानना है मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का। मोदी जी को याद होगा, पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोगों की खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का एजेंडा अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये आज़ाद होता। मुझे लगता है बीजेपी हर महाज पे नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा था हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनती हैं। हिंदू मुस्लिम करने के बाद, लोगों मुसलमानों को लिंच करने के बाद, मस्जिदें तोड़ने के बाद अब उनको पाकिस्तान याद आ रहा है।
जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम और पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की आवाम को कश्मीर के अब्दुल्ला खानदान का शुक्रगुजार रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा ये मानना है मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का। मोदी जी को याद होगा, पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोगों की खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का एजेंडा अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये आज़ाद होता। मुझे लगता है बीजेपी हर महाज पे नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा था हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनती हैं। हिंदू मुस्लिम करने के बाद, लोगों मुसलमानों को लिंच करने के बाद, मस्जिदें तोड़ने के बाद अब उनको पाकिस्तान याद आ रहा है। तो वहीं उरई में फेसबुक पर मुस्लिम मजहब के खिलाफ एक नामुनासिब तबसरा करने पर मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए 500 से ज्यादा लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। आपको बता दें कि मुस्लिम नौजवानों ने नाजिबा रिमार्क्स करने वाले नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है, जिसकी वजह से 500 से ज़्यादा लोगों ने ओरई में थाने के बाहर मुजाहिरा किया। उन्होंने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। बढ़ते हुए हंगामे को देखकर सीईओ और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हुजूम को मुंतशिर किया गया और मामले में मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी कराई गई। आपको बताते चलें कि संजय नामी नौजवान ने 2 रोज़ पहले फेसबुक पर मुस्लिम मजहब के खिलाफ नाजेबा तबसरा किया था। इसी को लेकर एक मखसूस तबके में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। मुस्लिम नौजवानों ने मुतालबा किया था कि नाजिबा रिमार्क्स करने वाले नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोतवाली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर अजय ब्रह्मा तिवारी ने बताया कि ये तबसरा 1 साल पहले किया गया था। 1 साल बाद फेसबुक की मेमोरीज पर दोबारा तबसरा आया तो नौजवान ने उसे टैग किया, जिसकी वजह से ये वीडियो दोबारा शेयर हो गई है। जबकि मखसूस कम्युनिटी के मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि नौजवान ने ये तबसरा सिर्फ 3 दिन पहले ही किया था। सीओ उमेश कुमार पांडे ने मामले की संगीनी को समझते हुए मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी कराई है। तो इस साल महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद में ईद मिलादुन्नबी की असल तारीख से 3 दिन बाद एक जुलूस निकाला गया। जैसे ही ये जुलूस गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाके से गुजरा, हिंदू भाइयों ने जुलूस में शरीक मुसलमानों में मिठाइयाँ तकसीम की और जश्न मनाया। बताते चलें कि इस मौके पर पुलिस कमिश्नर और दीगर मज़ाहिब के मजहबी रहनुमा मौजूद रहे और सबने इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया। आपको बताते चलें कि कुछ साल पहले औरंगाबाद के राजा बाजार और शाहगंज में फिरका वाराना कशीदगी थी, लेकिन आज जब जुलूस इस इलाके से गुजरा तो खुद गैर मुस्लिम भाइयों ने जुलूस में शरीक लोगों को मिठाइयाँ खिलाई, उनमें मिठाइयाँ तकसीम की और बाहमी इत्तेहाद की मिसाल कायम की। इस मौके पर शहर के पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने जुलूस में शामिल होकर कहा कि जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद औरंगाबाद में नजर आया है, वही इत्तेहाद और भाईचारा दूसरे शहरों में भी नजर आना चाहिए। डॉक्टर सैयद मुर्तजा, जो गुज़िश्ता 3 दहाइयों से शहर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस का एहतमाम कर रहे हैं, कहते हैं कि पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की मदद से इस जुलूस को खुश असलूबी और पुरअमन तरीके से निकाला जा सका है और इस तरह के जुलूसों से गैर मुस्लिमों में भी इजाफा होता है। मुस्लिम भाईचारा और दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान मौजूद दीवार टूट जाती है। जुलूस के शुरा में मिठाइयाँ तकसीम करने वाले गैर मुस्लिम भाई राजेंद्र पांडे ने बताया कि हर साल ये जुलूस मोहम्मदी कस्बे के राजा बाजार से गुजरता है। इस मौके पर इलाके के एक मारूफ खानदान से ताल्लुक रखने वाले राजू पनपाल ने कहा कि वो गुज़िश्ता 15 सालों से जुलूस में शरीक मुसलमानों को मिठाइयाँ तकसीम करने की रिवायत पर अमल करते आ रहे हैं। दिल्ली को जल्द ही नया सीएम मिलने वाला है। आपको बता दें, नई हुकूमत की तस्वीर साफ हो गई है। आतिशी सीएम के तौर पर अपने ओहदे की हलफ लेंगी, वहीं उनके साथ 5 वजीर भी हलफ लेंगे। बता दें कि आतिशी के साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लेंगे। मुकेश अहलावत भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लेंगे। मुकेश अहलावत के तौर पर कैबिनेट में एक दलित चेहरे को जगह दी गई है। हालांकि दलित चेहरे के तौर पर विशेष रवि और कुलदीप कुमार का नाम भी रेस में था, लेकिन उनकी जगह पहली बार के एमएलए मुकेश को ज्यादा तवज्जो दी गई है। मुकेश ने 2020 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर सुल्तानपुर माजरा से पहली बार दिल्ली के इंतखाबात लड़े थे। उन्होंने 48,042 वोटों से ये इंतखाबात जीत लिए थे। बता दें कि आनंद ने इस साल अप्रैल में पार्टी छोड़ दी थी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और आतिशी के जरिए बनाई जाने वाली नई हुकूमत का दावा पेश करने के लिए एक खत सदर हिंद को भेज दिया था। बता दें कि आम आदमी पार्टी की कानूनसाज पार्टी का नया लीडर मुंतखब होने के बाद आतिशी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना से मुलाकात की थी और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नई हुकूमत की हलफ बर्दारी के लिए 21 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है।
आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलने की तस्दीक हुई है। इस पूरे मामले से मुल्क भर में संतों में नाराजगी और गुस्से की लहर दौड़ गई है। संत कह रहे हैं कि मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड को फौरी असर से तहलील कर दिया जाए, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये मामला करोड़ों अकीदतमंदों के अकीदे से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। दरअसल आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने बुध को दावा किया कि पिछली हुकूमत में तिरुपति मंदिर में दस्तयाब प्रसाद में घी के बजाय जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में असेंबली इंतखाबात हार गई और नायडू ने एनडीए की हुकूमत बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के नमूने गुजरात के लाइव स्टॉक लैब में भेजे और लैब की रिपोर्ट 16 जुलाई को सामने आई। एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की फूड लैब काफ ने कहा कि प्रसाद के लड्डू जानवरों की चर्बी और मछली के तेल से तैयार करदा घी में बनाए जा रहे थे। मंदिर के ट्रस्ट की मीटिंग हुई और फिर 23 जुलाई को घी के नमूने लेकर टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेजे गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई। सीएम नायडू ने बराह रास्त उस वक्त की जगन रेड्डी हुकूमत को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। नायडू हुकूमत ने कहा कि पिछली जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने गैर मुस्लिमों यानी कि हिंदुओं के ईमान के साथ खिलवाड़ किया है, मंदिर के तकद्दुस को नुकसान पहुंचाया गया है और लोगों के अकीदे से भी छेड़छाड़ की गई है। मेरी हुकूमत के आने के बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई है। अभी जो रिपोर्ट सामने आई है वो जुलाई की है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। अदालत के यूट्यूब चैनल पर यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी XRP को बढ़ावा देने वाले वीडियो दिखाए गए, जिसे रिपल लैब्स ने डेवलप किया है। इससे पहले हैकर्स ने चैनल का नाम बदला और पहले की सुनवाई की वीडियो को प्राइवेट कर दिया था। अब कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेंस के वजह से चैनल को यूट्यूब से हटा दिया गया है। इस चैनल पर अदालत उज़्मा के आईनी बेंच के सामने आने वाले मुकदमात और उससे मुताल्लिक़ मामलात मफाद आमा की समाअत को बराह रास्त नशर किया जाता था। हाल ही में आरजीकर मेडिकल कॉलेज असमत दरी और कत्ल केस की समाअत को बराह रास्त नशर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर अफसर ने कहा कि हमें यकीन नहीं है कि ये क्या हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि चैनल के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मसला जुमे की सुबह सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट की IT टीम ने इसे ठीक करने के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC से मदद तलब की है। मगरिबी बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने सोल्ट लेक के पास वाक़े स्वास्थ्य भवन के बाहर 10 सितंबर से जारी एहतजाज को खत्म कर दिया है। मुजाहिरा खत्म करने से पहले उन्होंने स्वास्थ्य भवन से CGO कॉम्प्लेक्स में CBI ऑफिस तक मार्च किया। जूनियर डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो 21 सितंबर यानी कि कल से वापस काम पर आ जाएंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के रेप और कत्ल के बाद से डॉक्टर्स गुज़िश्ता 41 दिनों से हड़ताल पर थे। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हड़ताल जुज़वी तौर पर जारी रहेगी। वो अब हंगामी और ज़रूरी खिदमात फराहम करेंगे। सैलाब से मुतासर इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। हालांकि वो OPD और कोल्ड ऑपरेटिंग थिएटर्स के काम में हिस्सा नहीं लेंगे। जूनियर डॉक्टर्स का कहना था कि इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये जारी रहेगी। हम बंगाल हुकूमत को 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। अगर इस दौरान हुकूमत अपने तमाम वादों पर अमल दरामद नहीं करती है तो हम दोबारा हड़ताल शुरू कर देंगे। एहतजाज करने वाले डॉक्टरों का कहना था कि मगरिबी बंगाल में सैलाब की सूरत हाल और रियासती हुकूमत की जानिब से हमारी कुछ मुतालबात से इत्तेफाक करते हुए हमने ये फैसला किया है कि हम काम पर वापस जाएंगे। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।